इंपोर्टेड बाइक्स पे ड्यूटी कम कर दी गई है। ट्रम्प ने ये भी बोला है कि आप हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लेते। भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप होने वाली है। भारत की कुछ स्टार्टअप्स को उन्होंने चुना भी है जो जिनको अमेरिकन डिफेंस कंपनीज उनको ट्रेन करेगी। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और बात करेंगे हम आज प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे की, जो कि फरवरी 12 को यूएस पहुंच जाएंगे और 2 दिन के यूएस दौरे पर रहेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत होगी, मुलाकात होगी और कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर उम्मीद की जा रही है कि चर्चा का विषय रहेंगे, जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी और इस तरह की ट्रेड और कई सारे ऐसे मसलों पर बातचीत की उम्मीद की जा रही है। और क्या कुछ इसके अलावा बातचीत हो सकती है और क्या कुछ इस दौरे से निकल के आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रेशन जनवरी 20 को हो चुका है और अभी 2 हफ्ते बीते हैं और उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएस दौरे पर पहुंचने वाले हैं। कितना खास है और क्या कुछ इस दौरे से निकल कर आएगा भारत और अमेरिका के बीच, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी यूएस दौरे पर जाने वाले हैं। फरवरी 12 को यूएस पहुंच जाएँगे और 2 दिन के यूएस दौरे पर रहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात होने वाली है। कई सारे मुद्दों पर बात करने की जाने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्या कुछ खास हो सकता है इस दौरे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अ, फरवरी 10 और 11 को फ्रांस में एआई समिट हो रही है, उसमें अटेंड करने वाले हैं, वो को-चेयर करने वाले हैं, ठीक है? जी। और उसके अंदर जो रिपोर्ट्स आई है कि जो 26 रफाल मराइन जेट्स है, वो शायद उसके ऊपर करार शायद साइन होगा और स्कॉर्पियन जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उसके ऊपर भी शायद एक करार हो जाए। बहुत दिनों से बातें चल रही है, पर इस बार फाइनल करार हो सकता है। और आपने देखा कि कैसे लास्ट वीक जब जयशंकर साहब ने बात की थी मार्को रूबियो से, तो व्हाइट हाउस ने बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी से जल्द अगले हफ्ते तक अमेरिका पहुंच सकते हैं। तब मैंने तभी बोला था कि जैसे फ्रांस का दौरा खत्म होगा, तो मेरे हिसाब से 13 और 14 को हो सकता है। और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। आज इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प से और 2 दिन बाद जापान के प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं दौरे से। तो हुँ। एक तरह से ये मोदी जी शायद तीसरे या चौथे बड़े लीडर होंगे जो र जो राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलेंगे उनके जीतने के बाद। देखिए, हुँ। आपने देखा था कि जब ट्रम्प का स्वेयरिंग इन सेरेमनी था, तब जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर को फ्रंट सीट में बिठाया गया था और उस अच्छा। समय आपने ये भी देखा था कि फर्स्ट उनकी मीटिंग हुई थी मार्को रूबियो से, जो सेक्रेटरी ऑफ जी, स्टेट है। जी। क्लियर कट टर्म्स में बात हुई थी दोनों की कि आपको हमारे यहाँ पे जो 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको लेना पड़ेगा। इंडिया इज़ रेडिली एग्रीड। और कुछ बात आपने देखा था कि ट्रम्प ने अपने कैंपेन के दौरान भारतीय सरकार का जो टैरिफ लगाते हैं, वो हार्ली डेविडसन बाइक के ऊपर, तो उसके ऊपर रिपीटेडली बोला भी है। मतलब वो 2-3 बार बोल चुके हैं इसके ऊपर। तो इस हुँ। बजट में उसका भी ख्याल रखा गया और आपने देखा कि इम्पोर्टेड बाइक्स पे ड्यूटी कम कर दी गई है। ओके। ट्रम्प ने ये भी बोला है कि आप हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लेते? ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि आप हमारे से ऑयल क्यों नहीं खरीदते? ठीक है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि और हमने अभी पहले भी कवर किया था कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप होने वाली है। और भारत की कुछ कंपनीज़ है जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और हुँ। इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, वो हटा दिए गए हैं। तो और भारत की मेरे हिसाब से कुछ स्टार्टअप्स को उन्होंने चुना भी है जो जिनको अमेरिकन डिफेंस कंपनीज उनको ट्रेन करेगी ताकि वो अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है भारत में कम दाम पे प्रोड्यूस कर सके। इसका बेनिफिट बोथ भारत और अमेरिका दोनों को मिलेगा।
और हुँ, आपने ये भी देखा था कि बाइडेन एरा में हमने क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे हमने एग्रीमेंट किया है, जिसमें एआई की बात भी हुई थी। आपने देखा 2 दिन पहले सैम ऑल्टमैन भारत आए थे, ठीक हुँ, है? और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बात हुई थी, ठीक है? और भारत का बहुत बड़ा रोल रहेगा टू डेवलप द फ्यूचर एआई एप्लीकेशंस। भारत अपना खुद का सनातन जीपीटी बनाने ही वाला है, उसको भी हमने कवर किया था। और हमने ये भी देखा कि कैसे चाइना ने यूएस के प्रोप्राइटरी मॉडल्स को कॉपी करके अपना मॉडल निकाल के जो जिस हिसाब से अमेरिकन स्टॉक मार्केट में मेल्टडाउन किया, उससे अमेरिका की टेक की जो कंपनीज़ है, उनकी फाउंडेशंस हिल चुकी हैं। ठीक है। हमने देखा एनवीडिया का शेयर एक ही दिन में कितना नीचे गिर गया था। मतलब 600 बिलियन कुछ गिर गया था नीचे, 20% कुछ गिर गया था। और अब यहाँ पे भी बात हुई है कि भारत ने इस बजट में आपने देखा है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं। वो 50,000 अटल सेंटर्स बात कर रहे हैं फॉर इनोवेशंस गवर्नमेंट स्कूल्स में। एक तरह से ट्रस्ट मिल गया है। भारतीय सरकार के अभी नज़रिए में आ गया है एआई, जो इतने साल नहीं था। और मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ कुछ एलोकेट भी किया है उन्होंने, स्टार्टअप्स एंड अदर थिंग रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। हुँ, तो ये देखिए एआई में होने वाला है, स्पेस में हमने बात कर ली कि कैसे नासा और इसरो कोलैबोरेट कर रहे हैं। और हमने हुँ, ये भी देखा है कि कैसे इसरो लो ऑर्बिट अर्थ में सैटेलाइट्स मतलब 100 से ऊपर की सैटेलाइट्स बहुत ही कम दाम पे वो लॉन्च कर देता है। वनवेब कंपनी है जो ब्रिटेन या सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जिसमें हमारी स्वदेशी कंपनी एयरटेल का भी हिस्सेदारी है 30%। तो उनका काम वो ऑलरेडी कर रहा है और मेरे हिसाब से इलॉन मस्क चाहेंगे कि भारत के इसरो और उनकी जो उनकी जो स्टारलिंक की कंपनी है, उसके बीच में करार हो। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इस टैरिफ रिडक्शन से टेस्ला की कार जो भारत में आने की बात हो रही है, उसको भी अकोमोडेट किया गया है। तो एक बहुत जो बोलते हैं पॉजिटिव सिग्नल दिया है लास्ट मीटिंग और इसके बीच में, जो ग्राउंड वर्क है उसको तैयार कर दिया गया। तो जो फ्रिक्शन के कोई पॉइंट्स ही नहीं है। देखिए 18,000 बोले थे लेने के लिए, हमने ले लिया। उन्होंने बोला टैरिफ हटाने के लिए, हमने सब करके आए हैं। तो अब होगा जो बेस है उसको बढ़ाने की बात होगी। क्या होगा? आपने देखा है कि कल चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया, चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया। कहीं न कहीं क्वाड के अंदर जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग है, जो इस बार भारत में होने वाला है, और उसमें जापानीज़ और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स अटेंड करेंगे अलोंग विथ ट्रम्प, उसके ऊपर बात होगी। सेकंड, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और सप्लाई चेन के बीच में जो एडिशनल सेंटर्स है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत सारे देशों को शामिल किया जाएगा और चाइना से डीलिंग करने की कोशिश किया जाएगा। ये इन प्रोसेस चल रहा है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेक्सिको को। और मेक्सिको ने क्या किया उधर मेक्सिको में क्या हुआ चाइनीज़ कंपनीज़ मेक्सिको में ने उन्होंने प्लांट खोल लिए थे, ठीक है? तो कहीं न कहीं चाइना को बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी बातचीत किया जाएगा कि इस बार लोकेशन होगा मोस्टली इंडिया या वियतनाम में, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। और सेकंड आपने मैंने जैसे बताया एनर्जी सिक्योरिटी का, हुँ, जैसे रिन्यूएबल स्पेस में हो सकता है कि कुछ काम आगे बात बढ़ सकती है। फिर आप मेरे हिसाब से यूएस ने जिस हिसाब से बोला है कि आप क्रूड है हमसे ले लीजिए, तो शायद इंडिया उसको भी सैटिस्फाई कर देगा। बट देखिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज की बात है। जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमने 2022 या 23 में हमने बोला था 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है? और आपने देखा है कि F404 इंजन की बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम आपको सप्लाई करेंगे, अभी मार्च 2025 से चालू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इश्यूज़ है। और F414 इंजन जो एमका का है, उसके ऊपर हमने जो बात की थी, जब हमने करार किया था अ, अराउंड $1 बिलियन के ऊपर 99 इंजिन्स का, उसको बोल रहे हैं कि आप 50% कॉस्ट एस्केलेशन होगा। तो कहीं न कहीं वहाँ पे कुछ न कुछ बात होगी। और डोनाल्ड ट्रम्प चाहेंगे कि जो ये एक बहुत अहम ये मीटिंग है, जो हो रही है ट्रम्प के
स्टार्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी में हो रही है। और हम्म, जो पुराने काम अटके हुए हैं और जो नए करार पॉसिबली साइन होंगे, उसको हम्म, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में करने में फायदा है। क्योंकि हम्म, मैं हमेशा मानता हूं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप काम कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, यू विल बी आपके जो करार है उसको पूरा किया जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ लिप सर्विस होगी, काम नहीं होगा। ओके, ये मेरा मानना है। तो जितना भी काम है वो फास्ट करिए, डिसीजन आपको फास्ट लेने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि हम सोच के बताएंगे, कंसल्टेशन करेंगे, जो भी है ग्राउंड वर्क आप करना पड़ेगा। इसमें विदेश मंत्री को ये देखना पड़ेगा जो भी पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स हो सके उसको पहले से ही हटाओ। क्या कंसल्टेशन करना है, कौन सी आपकी मिनिस्ट्री में आपको रिकमेंडेशन लेना है, वो सब आप पहले ही कर लीजिए। और आपने ये भी देखा है कि अभी एरो शो होने वाला है, और मैंने हमेशा बोला है कि जैसे हमें अमेरिकन हथियार लेंगे तो हम कॉस्टली रहते हैं और उनके कुछ कंडीशंस होते हैं। हम्म, बट आप देख लीजिए कि चाइना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, टर्की के साथ वो प्रोडक्शन लाइन भी चालू कर दिया उसने। चाइनीज फाइटर पायलट्स, पाकिस्तानी फाइटर पायलट चाइना में जाके 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, चाइना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। हमारा एम का प्रोग्राम का कोई भी अता पता नहीं है। बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लाइट 2035 में होगी, और मेरा ये मानना है कि भारत को अपने F-35 जेट्स पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मैं इस ये सवाल पे उमेश जी मैं आपके पास आने वाली थी कि मोदी जी के यूएस दौरे में डिफेंस ट्रेड और जो डील्स हमारी पेंडिंग है अभी यूएस के साथ जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हो रही थी जी इंजन की जो हमारी उनके साथ डील है उसमें काफी समय लगाया गया हालांकि बात ये हुई थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और काफी कुछ और बीते दिनों उन्होंने और ज्यादा पैसों की मांग की उस पूरे डील को लेकर क्या उस पे भी कुछ डेवलपमेंट हमें नज़र आएगा प्रधानमंत्री के इस दौरे पर? मेरे हिसाब से इस बार जो भी इसके बॉटलनेक्स है, जो भी इसकी एम्बिग्विटी है, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कॉस्ट एस्केलेशन जो भी है वो बातचीत करके वो फाइनल हो सकता है। और हुँ, एक चीज है, ट्रम्प चाहेंगे कि भारत हमसे उनसे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे। और हुँ, अगर आप देख लें, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। रफाल का जो जेट्स है, जो हम लेने की सोच सकते हैं, उनके पास इतने ऑर्डर है कि वो 10 साल तक तो हमको सप्लाई भी नहीं कर सकते। उनको यूएई से ऑर्डर मिल गया, ग्रीस से ऑर्डर मिल गया है। हुँ, और आपने ये भी देखा है कि सुखोई 57 का अभी तक उसका ट्रायल भी नहीं हुआ है। ट्रायल या कुछ भी बोलिए, बहुत हद तक वो स्टेल्थ बोलते हैं पर रेडी ही वैसा नहीं नहीं है। है ऑफ कोर्स, इट्स नॉट हाँ, रेडी। हाँ, तो वैसा है। अब अमेरिका का आप देख लिए, लॉकहीड मार्टिन ने बोला है कि 2023 में 98 जेट्स बनाए थे, 2024 में 125 जेट बनाए थे, और 2025 में हम 150 जेट बना देंगे। हुँ, तो वो हुँ, तो पहले से ही रेडी है कि वो बोलते हैं कि भारत, उन्होंने ओपनली बोल दिया है, एक तरह से इंडिकेशन दे दिया है कि भारत को, अगर आप हमको ऑर्डर दोगे तो एक ही साल में हम आपको जेट बना के दे देंगे। तो मेरे हुँ, हिसाब से जो 25 बिलियन का जो हम सोच रहे हैं, जेट्स का जो ऑर्डर है, जिसमें 114 जेट है, इतना ना लेके हम एक बार 36 जेट ही ले लें और उसको हमारे फॉरवर्ड बेसिस पे लगा दें, तो ठीक चलता रहेगा। इससे क्या होगा, 10 साल तक हमारी सिक्योरिटी बनी रहेगी। ओके, इस बीच आप अपना एम का प्रोग्राम भी चालू करते रहिए, आपको अपना इंजन डेवलप करना है, कावेरी इंजन, वो भी डेवलप करते ऑफ रहिए। कोर्स टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर लोग बहुत सवाल करते हैं कि हम क्यों अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो उस स्टैंडर्ड की क्यों नहीं है, हम इंडिजिनस जो इंजन और अलग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ऑल्दो हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट अभी भी बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत है, उस पे आप क्या कहते हैं? देखिए अंबर जी, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, आपने अभी देखा होगा रेलवे जो डिफेंस बजट आया है, जो 6,22,000 था उसको 6,88,1,000 कर दिया है। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो कुछ भी फर्क नहीं है, लास्ट ईयर के हिसाब से ही है। और गवर्नमेंट को फिस्कल बैलेंसिंग भी करना है। लास्ट ईयर जो फिस्कल डेफिसिट था 4.8, नेक्स्ट ईयर 4.4 कर रहे हैं। गवर्नमेंट हुँ, अच्छा काम कर रही है। मेरा मानना ये है कि जो 78 बिलियन 80 बिलियन का जो बजट है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में डॉलर का दाम गिर चुका है, तो उसका भी हुँ, कहीं न कहीं फ़र्क आएगा। तो एक तरह से मेरा एक, अगर मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हिसाब से देखूँ तो मैं इसको अपलॉड करूँगा, और अगर मैं डिफेंस एनालिस्ट बनता हूँ तो मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँगा। क्योंकि आप आज आपके यहाँ पे 2 फ्रंट वॉर नहीं है, आपको 3 फ्रंट वॉर देखने हैं। और हमारी जो कोस्टल लाइन है वो भी बहुत वल्नरेबल है। आपको एनहांसिंग करना पड़ता है। जैसे-जैसे आपकी जीडीपी बढ़ती है, यू नीड टू अलोकेट मोर रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेस एलोकेशन नहीं हो रहा है।
तो कहीं न कहीं सरकार कंजूसी कर रही है। और मेरे हिसाब से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 1,90,000 करोड़ है। लास्ट ईयर 1,72,000 करोड़ था। उसके अंदर भी मैंने देखा है, जैसे आपने सुबह शो किया था, जो 12,500 करोड़ थे, वो वापस दिए ही भी नहीं। ठीक है? इसके अंदर ही जोड़ के देखा जाए तो नेट एडिशन 6,000 करोड़ की होती है, कोई मायने नहीं है। इसमें कॉस्ट सब जगह बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत के पास कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज है। इस कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज में हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकलिटी ऐसी है कि आज आपको मालूम है, लोग बोलते हैं कि अगर अमेरिका से हम F-35 लेते हैं, तो वो हमारे फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर इंस्पेक्शन की माँग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये डिमांड अमेरिका हटा दे, तो डील हो सकती है। वी नो दैट लॉकहीड मार्टिन हमारे यहाँ पे दे विल नॉट स्टार्ट द प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन यूनिट खोलने वाले नहीं है इसके लिए। भारत को वो भी रिलैक्स करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप 36 प्लेन लेके इधर डाल दीजिए, बाद में अपना डेवलप और करते रहें। जो यूएस में जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडियन हैं, उनको वापस लाने के लिए जो बात हो रही थी, उसके लिए इंडिया ने अपने विमान भेजने के लिए रेडी भी कर दिए हैं और 18 साढ़े 18,000 लोग वापस लाने की बात की जा रही है। अंबर जी, 205 लोग तो पहुंचने वाले हैं दिल्ली। ठीक जी, है? ऑफ कोर्स मैं वही यूएस बोल रही हूँ कि उसने अपने विमान भी खड़े कर दिए, रेडी हैं वो लाने के लिए हाँ, उनको। सब मतलब आप देखेंगे लार्ज स्केल डिपोर्टेशन होगा, भारत रेडी है। और उसके अंदर ये भी बात हुई है कि भारत के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने कोई भी अपनी सेविंग की है, आप प्रॉपर्टी ली है, अगर वो बेच रहे हैं, तो वो सेविंग लेके वो भारत आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सेविंग कंफिस्केट की जाएगी। ये बात हुँ, जयशंकर साहब ने कर ली है। और एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया था, इन रेयर अर्थ मिनरल्स जो फर्म है, उसके ऊपर अ, उसके ऊपर आपने देखा है उन्होंने सैंक्शंस जो हैं। बैन लगा रखा था वो हटा दिया है। हुँ, इस बजट में भी आपने देखा है कि माइनिंग के ऊपर बहुत ध्यान ध्यान दिया होगा। ठीक है? तो कुछ कोरिलेशन बनता है। थर्ड, आपको ये भी मालूम है, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। जैसे हुँ, कल 10% टैरिफ लगा है, तो चाइना ने भी ऑफ कोर्स। अ, और जैसे इनफैक्ट अमेरिका ने कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ की बात की है। वो टैरिफ टैरिफ हो गया, वो इक्वल हो गया। बट अमेरिका ने क्या किया, सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स है वो देने से मना कर टीएसएमसी और एनवीडिया को बोल दिया आप मत दो। और मेरे ख्याल से और ज्यादा टाइटर रेगुलेशंस हो जाएंगे। ठीक है? हुँ, और उसके बाद में चाइना ने क्या किया, 3 मेटल जो है उनका नाम है जर्मेनियम, गैलियम और एंटीमनी। हुँ, ये 3 मिनरल्स है, इसमें चाइना का दबदबा है। और दे आर हुँ, वेरी क्रिटिकल मिनरल्स फॉर मेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो हुँ, ये रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे हैं क्योंकि ये क्या बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर स्पेस में मारे जाते हैं। इनको हुँ, एक्सट्रैक्ट करना रहता है, इनकी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर चाइना बहुत आगे है इन एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर माइनिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, अमेरिकन टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसके कारण जिसके कारण इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड बढ़ेगा फॉर मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स में। अभी एक अपडेट आया है, जो यूक्रेन युद्ध है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया है, हम आपको सपोर्ट देने को तैयार हैं। आपको यूक्रेन के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो अमेरिका को देना पड़ेगा। तो अब इस तरह से जी, ज़ेलेंस्की मान चुके हैं, जो युद्ध जो हमें लगता था रुकने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आपने देखा है कि अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी थी या यूक्रेन को। और आज न्यूज़ आई है कि कैसे उस मिसाइल्स को यूज़ किया गया रशियन रिफाइनरीज़ के ऊपर। तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता ये युद्ध शायद रुकेगा। और अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा, तो रशिया विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब रशिया अगर डिपेंडेंट रहा चाइना में, तो अगर चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो रशिया हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा। तो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बी विद द अमेरिकन्स। हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। जब तक हम ये देखते हैं कि रशिया फ्री नहीं हो जाता है चाइना के चुंगल से, वो तभी होगा जब ये यूक्रेन वॉर खत्म होगा और सैंक्शंस हटेंगे, ट्रेड नॉर्मलाइज होगा। तो एक तरह से वेरी टफ पोजीशन है भारत को। और मेरे हिसाब से
ये जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके ऊपर फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है और मैक्सिमम जो अग्रीमेंट्स होता है उसको इम्प्लीमेंट भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में करवा लीजिए। डोंट वेट फॉर द इलेक्शन, डोंट वेट फॉर बिल्कुल। आफ्टर 4 इयर्स हो जाएगा। इसके हुँ, ऊपर स्पीडी काम करिए, इमीडिएटली काम करिए, इसमें फायदा दोनों का है। आप स्पेस में काम करोगे, बिल्कुल। आप ओपन एआई में काम करोगे, आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करोगे, स्मॉल ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करोगे और भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी चेंज की है इसके लिए, आपने ये भी देखा है। तो बहुत अहम चीजें हैं, इसके मायने बहुत रहेंगे और ट्रम्प की और मोदी के बीच में जो इक्वेशन है, इट इज रियली वेरी गुड। और उन्होंने भी ये देखा है कि उन्होंने भी यही बोला, माय फ्रेंड मोदी विल कम फ्रॉम इंडिया एंड वी आर मीटिंग दिस मंथ। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रम्प चाहेंगे कि मोदी के साथ, इंडिया के साथ उनके रिलेशंस इंप्रूव हुए, क्योंकि इंडिया इज द ओनली नेशन व्हिच कैन काउंटर चाइना। और भारत को भी जरूरत है आज अमेरिका की, क्योंकि रशिया आपके सपोर्ट में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी बोल दे। लेट्स हाँ, सी के देख आगे। देखिए जी, अंबरजीत, 1962 में भी रशिया नहीं आया था आपके पास, ठीक है, यूएसएसआर। ओके, आपको ये समझना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट बोलेंगे कि हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहिए, वो काम आने वाली नहीं है। वी नीड टू गो टू द अमेरिकन कैंप राइट नाउ। हमारा आज देखिए अभी तो फिलहाल भारत के रिश्ते रशिया हो या फिर अमेरिका हो, दोनों से ही बहुत सही हैं और दोनों को बैलेंस आउट किया हुआ है। आगे आने वाले समय में क्या होगा और प्रधानमंत्री मोदी के यूएस विज़िट से हमें और क्या कुछ जानने को, देखने को मिलेगा और क्या कुछ डेवलपमेंट्स हमें और फर्दर मिलते हैं, उस पे हम आगे बिल्कुल चर्चा करेंगे और उमेश जी को फिर से बुलाएँगे उस पर चर्चा करने के लिए। उमेश जी, आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।